मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य की परिभाषा पर। राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या इसकी परिभाषाएं दी गई है और इन परिभाषाओं के आधार पर हम राज्य को समझने का प्रयास करेंगे, राज्य की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये राज्य जो है वो राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व है। इसके महत्व का, राजनीति शास्त्र में राज्य का कितना अधिक महत्व है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं जो ये राज्य शब्द, राजनीति शब्द है, वह भी इसी राज्य के बदले में प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा था पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स नाम जो रखा, तो उस समय जो यूनान में छोटे छोटे नगर राज्यों का प्रचलन था और इन छोटे छोटे नगर राज्यों को यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था, और इसी के ऊपर उन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखी और उसका नाम रखा पॉलिटिक्स। तो इस तरह से ये राज्य शब्द भी, ये राजनीति जो शब्द है वो भी राज्य के बारे में अध्ययन के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। हालांकि राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया है सबसे पहले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो राजनीति शास्त्र, ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। संपूर्ण विश्व जो है विभिन्न राज्यों में या राज्य इकाइयों में संगठित है। ऐसे सामान्य तौर पर जो है वो हम राजनीतिक रूप से संगठित जन समुदाय को राज्य कहते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, एक वैज्ञानिक संदर्भ में किया जाता है। तो इसी राज्य शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम जो विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी है, और उन परिभाषाओं की विवेचना के उपरांत ही हम राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अरस्तु की ही परिभाषा को ले, तो अरस्तु महोदय कहते हैं कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु की इस परिभाषा में हम पाते हैं कि ये कहते हैं कि इनके हिसाब से राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है, जबकि आधुनिक विचारक राज्य को मानवकृत यानी मनुष्यों द्वारा निर्मित संस्था बताते हैं। साथ ही साथ अरस्तु के इस परिभाषा में राज्य के सभी तत्वों का उल्लेख नहीं। इसी तरह से सिसरो ने राज्य की परिभाषा करते हुए लिखा है कि राज्य एक बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों और सामान्य भावनाओं के उपयोग की कल्पना पर पारस्परिक सहयोग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह परिभाषा भी राज्य के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट नहीं करता है। इसी तरह से ग्रोसियस
ने राज्य को परिभाषित करते हुए बताया कि राज्य एक स्वतंत्र मनुष्यों का एक पूर्ण समाज है जो अधिकार के उपभोग के लिए तथा सामान्य उपयोगिता के लिए परस्पर बंधे हुए हैं। तो इस परिभाषाओं में भी कई त्रुटियां हैं। इसके बाद हम बोधा की परिभाषा को देखें तो बोधा कहते हैं कि राज्य अपनी सामान्य संपत्ति सहित परिवारों का एक समुदाय है जो सर्वोच्च सत्ता और विवेक बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। तो ये जो मध्ययुगीन परिभाषाएं दी गई है राज्य की, इसमें जो राज्य के अनिवार्य तत्व है जैसे भूमि, जनसंख्या, सरकार, इन सब संप्रभुता आदि का स्पष्ट उल्लेख नहीं, इसलिए ये परिभाषाएं अपूर्ण हैं। आधुनिक युग में भी कई वैज्ञानिकों, आधुनिक युग के कई राजनीतिक विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनमें ब्लंसली महोदय कहते हैं कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक रूप से संगठित जनसमूह को राज्य कहते हैं। किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक रूप से संगठित जनसमूह को राज्य कहते हैं, ये ब्लंसली का कहना है। फिर विल्सन कहते हैं कि एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जन समुदाय को राज्य कहा जाता है। हॉलैंड कहते हैं कि राज्य एक बहुसंख्यक समाज है जो साधारणतः किसी निश्चित भूभाग पर स्थित होता है तथा जिसमें बहुमत या निश्चित मत अन्य विरोधी तत्वों पर विजयी होता है। इसी तरह से हॉलैंड ने राज्य की परिभाषा दी है और वो कहते हैं कि राज्य मनुष्यों का एक बहुसंख्यक समाज है जो साधारणतः किसी निश्चित भूभाग पर बसा हो जिसमें बहुमत या किसी निश्चित वर्ग का मत अपनी शक्ति के आधार पर विरोधी तत्वों की किसी भी संस्था के विरुद्ध विजयी होता है। यह हॉलैंड की परिभाषा है। फिर बिलोबी ने मनुष्यों के ऐसे समाज को राज्य बताया जिसमें एक ऐसी सत्ता पाई जाती है जो अपने अंतर्गत व्यक्ति समूहों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वह स्वयं किसी भी नियंत्रण से मुक्त होती है। बर्गेस ने राज्य की परिभाषा करते हुए कहा कि राज्य मनुष्य जाति का निश्चित भाग है जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है। लीकॉक ने राज्य की परिभाषा कुछ इन शब्दों में दिया, जैसे वो कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग की जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए एक संगठित समूह का नाम है। H.J. लास्की ने भी राज्य की परिभाषा दी है और वो कहते हैं कि राज्य प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित होती है और जो अपने नियत भौगोलिक क्षेत्र की अन्य सभी व्यवस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। तो इन विद्वानों के द्वारा जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इन सभी परिभाषाओं में हालांकि जनता, प्रदेश, सरकार, संप्रभुता आदि का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई भी इनमें से किसी की भी ऐसी परिभाषा नहीं है जो चारों तत्वों को उचित रूप में स्थान दिया। इस दृष्टि से
गार्नर की परिभाषा ज़्यादा स्वीकार्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी परिभाषा में राज्य की सभी तत्वों का स्पष्टता के साथ उल्लेख किया है। वो अपनी परिभाषा में बताते हैं कि द स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन, द स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स मोर और लेस न्यूमरस permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, यानी स्वतंत्र हो या स्वतंत्र होने के करीब हो, of extreme external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। अर्थात राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त अथवा प्राय मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो और तथा जिसके आदेशों का पालन वहाँ निवास करने वाली नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता, यानी हैबिचुअल ओबीडियंस। तो ये गार्नर की जो ये परिभाषा है, ये राज्य के जो चारों तत्व है उन सभी तत्वों का उन्होंने स्पष्टता पूर्वक उल्लेख किया है और यह परिभाषा ज़्यादा न्याय संगत तथा सटीक है। इसलिए गार्नर की इस परिभाषा को हम राज्य की सर्वमान्य परिभाषा कह सकते हैं। तो इन परिभाषाओं, इन विद्वानों के परिभाषाओं की विवेचन के उपरांत हमने पाया कि गार्नर की परिभाषा ज़्यादा सटीक है, और वो सटीक इसलिए है कि उसने राज्य के सभी अनिवार्य तत्वों जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता सभी का स्पष्टता पूर्वक उल्लेख किया है। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।